नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं से पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से अध्याय नाटक लिखने का व्याकरण। नाटक आप स्टेज पर तो देखा ही होगा, आपने कभी अपने स्कूल के प्रोग्राम में, कभी कहीं और स्टेज पर जो मंचन किया जाता है उस नाटक का, स्टेज पर आप देखते हैं कलाकार किस प्रकार से अभिनय करते हैं। इसी प्रकार आपने अपनी कक्षाओं में भी एकांकी पढ़ी हैं, जिस प्रकार से 6 क्लास में ऐसे ऐसे एकांकी है, 9th क्लास में भी आपने एकांकी पढ़ी है, रीढ़ की हड्डी। तो बहुत सी ऐसी एकांकी हैं जो नाटक के रूप में जिसका स्टेज पर मंचन किया जाता है। तो नाटक लिखने के बारे में जो जो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे इस अध्याय में वो क्या है, नाटक लिखने का व्याकरण क्या होता है, नाटक कैसे लिखा जाता है, नाटक के पात्र कैसे होने चाहिए, नाटक की भाषा शैली कैसी होती है, नाटक साहित्य की विधाओं से कैसे अलग है, और नाटक का कथानक, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हमें इस अध्याय में मिलेंगे। इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो पॉइंट्स देख लीजिए। नाटक और अन्य विधाएं, नाटक में समय का बंधन, नाटक के तत्व, नाटक के विषय, नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा और नाटक की शिल्प संरचना। तो ये भी प्रश्न बन रहे हैं हमारे, इस तरह के प्रश्न हम करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर जी ने क्या कहा है नाटक के बारे में, कि नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है। नाट्य तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पालन से ही अच्छा नाटक लिखा जा सकता है। विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो इन नियमों के अपवाद ही साबित होंगे। नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए, संज्ञा पर उसकी छाप उठनी चाहिए, तभी कोई लेखक अच्छा नाटक लिख सकता है। तो नाटक का नाम सुनते ही हमारे जो जहन में बात आती है वो एक आता है, जैसे स्टेज है, उस पर कोई नाटक चल रहा है, कलाकार उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन नाटक लिखा कैसे जाता है, उसके लिए क्या नियम होते हैं, क्या भाषा होती है, ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो जैसे साहित्य की और विधाएं होती हैं, आपने कहानियाँ भी पढ़ी हैं, उपन्यास भी होते हैं और बहुत सी विधाएं हैं साहित्य की, उसी के अंतर्गत नाटक को भी लिया जाता है। तो लगातार यह प्रश्न सामने आता रहा है कि कविता, कहानी, उपन्यास की तरह नाटक भी साहित्य के अंतर्गत ही आता है। फिर इसकी रचना में क्या अंतर जरूरी हो जाता है। जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि नाटक अपनी कुछ निजी विशिष्टताओं के कारण बाकी दूसरी विधाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है। यानी कि नाटक में कुछ उसकी विशेषताएं होती है जिससे कि वो साहित्य की अन्य विधाओं से बिल्कुल अलग माना जाता है। स्वयं हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। दृश्य काव्य, दृश्य मतलब जिसको देखा जाता है, देखने वाला जो काव्य होता है, कहानी होती है। यहाँ से नाटक अपनी निजी और विशेष प्रकृति ग्रहण करता है। यानी कि इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, नाटक और जो हमारी साहित्य की विधाएं होती हैं कि उनको तो हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जो नाटक है उसको हम देख भी सकते हैं। नाटक के लिए दर्शक होते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए इसकी, कि यहाँ पर प्रश्न बना सकते हैं हम, नाटक किसे कहते हैं। यानी कि साहित्य की एक ऐसी विधा जिसमें पढ़ने के साथ साथ अभिनय भी किया जा सकता है, वो होता है नाटक। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए हमारे जो काव्य शास्त्र में है इसे दृश्य काव्य कहा जाता है और इसे रंगमंच पर इसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और साथ में देख भी सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। अब है उसका लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होना। लिखित रूप से दृश्यता की ओर, यानी उसको लिखने से लेकर देखने तक,
मंच तक पहुँचने तक, स्टेज पर पहुँचने तक। जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती है, वहीं एक नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी ही होता है। यानी यहाँ पर इन पंक्तियों का आशय क्या है कि जो और विधाएं हैं हमारी कहानी उपन्यास, वो तो उनका अंतिम रूप क्या है, उनको लिखते ही उनका एक अंतिम रूप हो जाता है, भाई लिख दिया है, लिखित रूप में ही रहते हैं वो। लेकिन नाटक क्या होता है, लिखित रूप में तो सिर्फ उसका एक आयामी होता है, यानी कि एक तरफ उसका विकास होता है, एक रेखीय होता जो होता ही है नाटक तो, लेकिन एक आयामी, लेकिन उसके बाद उसको स्टेज पर भी परफॉर्म किया जाता है। यानी कि जब तक उसका मंचन हमारे सामने आता है तब वो संपूर्ण होता है नाटक। यानी कि जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है, जब परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर, तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। निष्कर्ष यह है कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा तय करती हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए है। तो आपको समझ आ गया होगा इसमें, इस पूरे पैराग्राफ में आपको नाटक की जो परिभाषा है वो समझ आ गई होगी। और दूसरा पॉइंट जो हमारा था कि जो हमने पीछे पढ़ा था कि नाटक जो है अन्य विधाओं से अलग कैसे है, वो भी समझ आ गया होगा। ये इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से अलग कैसे हैं। जो भी आपके प्रश्न बन रहे हैं वो साथ साथ नोट करते जाइए, उसमें टिक करते जाइए। अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें जो हमारा होता है समय का बंधन। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा कि जो हमने पढ़ा था समय का बंधन। तो नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होगा। मूल विशेषता नाटक की क्या है कि इसमें समय का बंधन होता है, क्योंकि दर्शक 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जितनी देर के लिए वो स्टेज पर चलता है नाटक, वो देखते हैं, तो उसी के अनुसार, समय के अनुसार उस नाटक को का समापन करना पड़ता है। तो समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसलिए एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्य काल से उठाए, तो इन दोनों की स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में, एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। जैसे किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटना को कहानी, उपन्यास या कविता में उसके मूल संदर्भ में उसी काल में रखकर भी उसका पाठ किया जा सकता है, पर नाटक में उसे हमारी आंखों के सामने ही एक बार फिर घटित होना होता है। समय को लेकर एक और उसमें हम तथ्य है कि यह साहित्य की दूसरी विधाओं यानी कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम कभी भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं, पर नाटक के साथ ऐसा नहीं होता। अब मान लीजिए कोई भी साहित्य से रिलेटेड कोई भी, जैसे उपन्यास या किसी पर भी कोई नाटक का मंचन किया जाता है। अब कोई भी कहानी वगैरह उसका नाटक बनाकर उसका स्टेज पर मंचन, कोई ऐतिहासिक घटना को दिखाना है, मान लो हमें कि भारत आज़ाद हुआ, उसकी कोई घटनाएं दिखानी है, लेकिन उस समय तो उसको वर्तमान में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेज पर वो दिखाया जा रहा है, तो वो पूरी घटना हमारी आंखों के सामने दोबारा से घटित होगी, तो वर्तमान में एक बार दिखाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें समय की तो पाबंदी होती ही है, उसी समय में दिखाना पड़ता है, कुछ समय के लिए होता है वो। और जो दूसरी विधाएं हैं हमारे जो साहित्य की, उसमें कहानी, उपन्यास है, इनको क्या है, अगर हमें कहानी में कोई पढ़ते पढ़ते अगर कुछ काम है या कुछ करना और कुछ करना है, तो हम उसको बीच में रोक सकते हैं, सोच लेंगे कि बाद में पढ़ लेंगे। इसी प्रकार उपन्यास भी। लेकिन नाटक क्या है, नाटक को हम अगर देख रहे हैं, लाइव स्टेज पर देख रहे हैं नाटक, तो वहाँ पर हम उस नाटक को बीच में नहीं रोक सकते, वो चलता रहेगा। तो इस करके भी ये अन्य साहित्यिक विधाओं से ऐसे भी अलग है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं हम। एक नाटककार को यह भी सोचना जरूरी है कि दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना भी जरूरी है, इसलिए समय का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। नाटक में 3 अंक होते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 अंक बताए गए हैं नाटक के। 3 अंक या भाग जो भी है,
इसलिए उसमें समय को ध्यान रखकर बांटने की ज़रूरत है। यदि हम भरत लिखित नाट्य शास्त्र को भी देखें तो उसमें भी नाटककारों से यह अपेक्षा की गई थी कि नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो। तो ये समझ आ गया होगा, 3 अंक होते हैं नाटक के, हम आगे पढ़ेंगे उसका नाटक के 3 अंक कैसे होंगे। एक तो शुरुआत होती है नाटक की, आरंभ होता है, एक मध्य होता है, बीच उसका, एक समापन, उसकी समाप्ति होती है। अब जो नाटक का ये तो नाटक के जो मैंने आपको बताया ये तो भाग है नाटक के। हम बात कर रहे हैं नाटक के अंकों की। या दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द, यानी कि एक तो हमने क्या पढ़ा, समय पढ़ा, अब शब्द। वैसे ये साहित्य के सभी विधाओं के लिए आवश्यक होता है, पर साहित्य की 2 विधाओं कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। कैसे महत्व है कविता और नाटक के लिए? नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। हमारे नाट्य शास्त्र में भी वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम में किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करती हैं या अधिक से अधिक उसका चित्रण कर पाती हैं। यही कारण है कि इसे वर्णित या फिर नेगेटिव विधा कह दिया जाता है। कविता इससे आगे है, इसके शब्द बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता भी रखते हैं। आपने जो मैंने अभी कविता के बारे में तो आपको समझा दिया था, इससे पहले जो हमने लेसन पढ़ा था कविता के बारे में, तो वो तो आपको समझ आ गया होगा। तो यही कविता के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन जो साहित्य के जो सभी विधाओं में कविता ही नाटक के सबसे ज़्यादा निकट जान पड़ती है। वैसे कहानी या उपन्यास में भी वर्णन घटित होता है, लेकिन अंतर क्या है? कहानी उपन्यास से नाटक अलग कैसे है कि नाटक में वह कहानी सचमुच हमारी आंखों के सामने घटित होती है, लेकिन कहानी या उपन्यास में केवल हम पढ़ सकते हैं। इसी आधार पर कहा जाता है कि एक कवि सफल नाटककार भी हो सकता है, क्योंकि जो कवि होता है कविता लिख सकता है, वो नाटक भी कर सकता है। तो ऊपर के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष यह निकला कि नाटककार के लिए जरूरी है कि वह अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या प्रश्न बन सकता है कि कैसी भाषा शैली होनी चाहिए? ठीक है, तो नाटक के लिए भाषा शैली कैसी होनी चाहिए कि भाषा का प्रयोग करें जो अपने आप में वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक हो, उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो और वह अपने शाब्दिक अर्थ से ज़्यादा व्यंजना की ओर ले जाए। यह कहा भी गया है कि अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज़्यादा वह ध्वनित करे, जो लिखा या बोला नहीं जा रहा। यानी कि इस तरह से उसका मंचन किया जाए, नाटक के जो डायलॉग्स होते हैं, संवाद होते हैं, वो इस तरह से हो कि जो उसमें नहीं भी कहा जा रहा वो भी समझ आ जाए। नाटक का मात्र एक मौन, अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के बीच 25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। यानी कि 1-2 घंटे के नाटक के अंदर हम पूरे उपन्यास या कहानी जितना प्रभाव उसमें डाल सकते हैं, यदि उसकी भाषा अच्छी हो, उसके शब्द अच्छे हों और शब्दों एक शब्द से ऐसा हो कि हमारे सामने इस प्रकार से जो नाटक वो चित्रित हो रहा है वो हमारे ऊपर, दर्शकों के ऊपर प्रभाव डाले। यानी कि नाटक में जो बोला जा रहा है वो ही ना समझे दर्शक, बल्कि जो नहीं बोला जा रहा, नाटक के मौन में भी कुछ जो विशेष अर्थ छुपे हुए उसको भी दर्शक समझ सके। तो इस प्रकार से नाटक होना चाहिए। अब नाटक के लिए एक और चीज़ ज़रूरी होती है, उसका कथ्य। पहले कहानी के रूप को किसी शिल्प, फॉर्म अथवा संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी या अनुभव होना चाहिए। यह बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि नाटक को मंच पर मंचित होना है। यही कारण है कि एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। पहले तो घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्यों का चुनाव, फिर उन्हें किस क्रम में रखा जाए कि वे शून्य से शिखर की तरफ विकास की दिशा में आगे बढ़े, यह कला उसे अवश्य आनी चाहिए। यानी कि उसका जो कथ्य है, उसकी जो कहानी है, उसमें क्या कहा जा रहा है, यानी कि कथ्य यानी कथानक जिसको हम कहते हैं, और उसको किस तरह से, तभी तो कहा जाता है कि कविता के बहुत निकट है नाटक। तो इसमें
जो शिल्प है उसकी संरचना की जा रही है नाटक की, कि कैसा उसमें सेटअप होना है, कैसा उसकी घटनाएं हैं, कैसी स्थितियां हैं, कैसा उसको स्टेज पर दिखाना है, और किस तरह के जो कैरेक्टर को एक्सप्रेशन किस तरह से देना है, वहाँ वो दृश्य कैसे चुनने हैं, दृश्य कैसे बदलने हैं स्टेज के ऊपर, क्योंकि वो लाइव होता है तो उस चीज़ों को देखना पड़ता है और उन्हें क्रम से रखा जाता है, कि किस दृश्य के बाद कौन सा दृश्य दिखाना है, उसका सेट कैसे करना है। तो नाटक को जीरो से लेकर पीक तक पहुंचाने के जो विकास की दिशा में, वो इस प्रकार से पीक से, यानी कि वो ऊपर विकास बिल्कुल पीक पॉइंट पर उस दिशा में वो बढ़ जाए, यानी शून्य से शिखर तक का विकास की दिशा में वो आगे बढ़े। तो ये कला जो होती है वो नाटककार को आनी चाहिए। अब आगे है नाटक का सबसे ज़रूरी और सशक्त माध्यम, वो क्या है? संवाद। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? नाटक के जो तत्व हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक और तत्व आ गया है नाटक का, संवाद योजना। संवाद दूसरी किसी विधा के लिए यह कतई ज़रूरी नहीं कि यह संवादों का सहारा ले, लेकिन नाटक का तो उसके बिना काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत से कैरेक्टर होते हैं नाटक में, हर एक के अपने अपने डायलॉग, संवाद होते हैं। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य है। तो इसमें जो तत्व होते हैं वो बताए गए हैं, ये सब चीज़ें ज़रूरी है उसमें। उत्सुकता, रहस्य, ये सभी एक्सप्रेशन, जैसे रोमांच और नाटक का अंत कैसे किया जाए, उपसंहार कैसे उसका, ये सब जरूरी तत्व है। यही कारण है कि नायक, प्रतिनायक, सूत्रधार की परिकल्पना भारतीय या पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में आरंभ से ही की गई है। जो भी मतलब नाटक के अंदर कैरेक्टर होते हैं और सूत्रधार होता है उसका जो उसको बताने वाला होता है नाटक के बारे में, स्टेज पर जैसे बीच बीच में आकर वो नाटक के बारे में जो सूत्रधार बताता रहता है। तो ये जो होता है ये सब, चाहे वो विदेशी नाट्यशास्त्र हो, पाश्चात्य या भारतीय, आरंभ से ही उसकी कल्पना पहले से ही उसके अंदर कर ली जाती है। वह कौन सी चीज़ है जो एक सशक्त नाटक को एक कमज़ोर नाटक से अलग करती है? यानी कि एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग नाटक है, एक बिल्कुल कमज़ोर नाटक है, उससे अलग क्या करती है, ऐसी कौन सी विशेषता है? यानी कि वह क्या है? संवादों का अपने आप में वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना, और लिखे और बोले जाने वाले संवादों से भी ज़्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनलिखे एवं अनकहे संवादों की ओर ले जाना, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में सबटेक्स्ट कहा गया है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो कैरेक्टर होता है कोई भी डायलॉग बोल रहा है, लेकिन जो वो नहीं बोल रहा है वहाँ तक कैसे जाया जाए, तो वो सब चित्रित करना, ये सब एक स्ट्रॉन्ग, एक सशक्त नाटक के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। यानी कि जो संवाद है अपने आप में चित्रित या वर्णित न हो, बल्कि क्रियात्मक हो, वो दिखाई दे, उसमें दृश्यात्मक हो, दिखाई दे, किए जाएं उसमें, और लिखे जो संवाद डायलॉग्स लिखे गए हैं कैरेक्टर के बोलने के लिए, उनसे भी ज़्यादा जो अनलिखे डायलॉग्स हैं, जो नहीं लिखे गए, यानी कि उनके एक्सप्रेशन से, उनकी जो एक्टिंग होती है उससे वो ऐसे अनकहे डायलॉग्स की तरफ ले जाए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी भाषा में सबटेक्स्ट कहते हैं। तो आप कई बार देखते भी हैं कि आप किसी फिल्म में भी देखते हैं कई बार कि कोई भी कैरेक्टर होता है वो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ बोल जाता है, और वही एक खूबी होती है नाटक के अंदर भी, कि ये खूबी ही उस नाटक को एक सशक्त नाटक बनाती है। तो जिस नाटक में इस तत्व की जितनी ज़्यादा संभावनाएं होगी, वह नाटक उतना ही सफल होगा। अब इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया जिससे आप और अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे। उदाहरण के लिए हैमलेट का यह प्रसिद्ध संवाद डायलॉग, टू बी और नॉट टू बी, या स्कंदगुप्त का अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, संवाद अनगिनत संभावनाओं को उजागर कर देता है। तो ये हमने
नाटक के जो तत्व हैं वो पढ़ रहे हैं, संवाद है, भाषा है, ये सब चीज़ें, कथानक है। और नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है, यानी जीता जागता एक माध्यम है, लाइव होता है हमारे स्टेज पर। कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार कर ही नहीं सकता। इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है। तो इसमें ये पढ़ेंगे हम कि नाटक के अंदर स्वीकार और अस्वीकार की जो अवधारणा है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। क्या है ये स्वीकार और अस्वीकार? तो क्योंकि कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। मजे की बात यह है कि जिस नाटक में इस तरह की असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक साबित होगा। अब इन पंक्तियों को उदाहरण के द्वारा समझिए कि हम अंधायुग, तुगलक आदि नाटकों को देख सकते हैं। यही कारण है कि जब जब किसी भी विचार व्यवस्था और तात्कालिक समस्याओं के समर्थन में नाटक लिखे गए वे कभी भी बहुत दिनों तक चर्चा में नहीं रहे। यही वजह है कि हमारे आधुनिक नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप और कृष्ण की अपेक्षा कंस अधिक आकर्षित करता है। यानी कि इसमें सबके विचार एक जैसे नहीं होते, सबकी जो धारणाएं हैं वो एक जैसी नहीं होती। तो इसलिए नाटक जो है, नाटक के अंदर इस तरह के जब नेगेटिव कैरेक्टर दिखाए जाते हैं और विरोध दिखाया जाता है किसी भी चीज़ के प्रति, तो इस तरह से वो नाटक और ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं ना सशक्त नाटक, बहुत हिट होता है। वो उसको दर्शक ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाए जाएंगे, सब कुछ दिखाए जाएंगे तो वो नाटक को से बोर हो जाएंगे। तो सब तरह की परिस्थितियाँ, सब तरह की चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं, स्वीकार की स्थिति, अस्वीकार की स्थिति, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। तभी तो वो एक नाटक सशक्त नाटक बन पाता है। इसीलिए ये एग्जाम्पल दिया गया है कि नाटककार है राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप, कृष्ण की अपेक्षा कंस अधिक आकर्षित करता है। क्योंकि अगर इन कहानियों से रावण को, हिरण्यकश्यप को और कंस को अगर हम निकाल दें तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो नाटक के अंदर भी सब तरह की स्थितियाँ होती हैं, तभी वो एक सशक्त नाटक बनेगा। नाटक लिखते समय यह भी अत्यंत ज़रूरी है कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं, यानी अब हम पढ़ेंगे कि नाटक में चरित्र चित्रण कैसे होने, यानी कि पात्र कैसे होने चाहिए। नाटक के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं वे सपाट, सतही और टाइप्ड न हो। यानी कि जिस प्रकार रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, उसी तरह नाटक की कहानी में भी चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे स्थितियों के अनुसार अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चलें। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उसके बीच होने वाले परस्पर संवादों से ही अभिव्यक्त करता है। लेकिन ऐसा कभी भी न लगे कि वह पहले से निश्चित विचारों को मात्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में नाटक नाटक न रहकर सिर्फ शब्दों के रूप में विचारों का एक पुंज सा होकर रह जाता है। यानी कि कैरेक्टर बिल्कुल ऐसे नहीं होने चाहिए केवल अपने डायलॉग बोले, उसका कोई प्रभाव ही न पड़े दर्शकों के ऊपर। तो ऐसा ना कि रटे रटाए वो शब्द बोल रहा है, तो ऐसा लगना चाहिए कि स्टेज पर जो है वो जीवंत कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर उसमें ढल जाना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने नाटक के अंदर कोई राम का कैरेक्टर निभा रहा है तो अपने डायलॉग्स बोल रहा है, जो भी है वो उस कैरेक्टर के अंदर डूब जाना चाहिए। इस तरह के वो पात्र होने चाहिए, यानी कि उस कहानी से, कथा से वो जुड़े होने चाहिए। तो आपको समझ आ गया होगा। हमें याद रखना चाहिए कि इन शब्दों को बोलने वाले पात्र मंच पर सचमुच के हाड़ मांस से युक्त जीवंत प्राणी होते हैं, न कि कविता, कहानी और उपन्यास में उपस्थित रहने वाले शाब्दिक चरित्र। अतः संवाद जितने ज़्यादा सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही दर्शक के मर्म को छुएंगे। यहाँ सहज स्वाभाविक होने से आशय भाषा की सरलता से कदापि नहीं है। संवाद चाहे कितने भी
तत्सम और क्लिष्ट भाषा में क्यों न लिखे गए हो, स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तब उसके दर्शकों तक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। यानी कि डायलॉग संवाद इस तरह से बोले जाएं, इस तरह से वो ढल जाएं कैरेक्टर उसके अंदर कि वो दर्शकों तक पहुंच जाए किसी तरह। इस दृष्टि से हम जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती और सुरेंद्र वर्मा जैसे नाटककारों की भाषा में यह विशेषता देख सकते हैं। इसी के साथ जुड़ा सवाल उस शिल्प और संरचना का भी है। अब हम संरचना पढ़ेंगे कि जिससे भीतर से नाटककार अपने कथ्य को व्यंजित करता है। क्या है, आज हिंदी के नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से कई तरह के विकल्प है। सबसे पहले तो स्वप्न वासवदत्ता, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम और उत्तर रामचरित जैसे संस्कृत नाटकों का ढांचा, ये सब शिल्पकार है। शिल्प की दृष्टि से संरचना नाटक की जो है, जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं, एक लोक नाटकों का फॉर्म है जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं है। मौखिक रचना प्रक्रिया के माध्यम से घटित होती हैं। पारसी नाटकों का अपना एक अलग शिल्प है जो शेरो शायरी, गीत संगीत और अतिरंजित संवादों पर आधारित होता है। यानी कि हर एक नाटक के अपने शिल्प होते हैं, किसी के कोई अपने काव्य के माध्यम से, कोई अपने डायलॉग्स के माध्यम से, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, तो अलग अलग शिल्प होते हैं। तो मान लो पारसी नाटकों में शेरो शायरी, गीत संगीत से अपने संवाद होते हैं, संस्कृत नाटकों में किसी और तरह से, तो हिंदी नाटकों में किसी और तरह से। ये नाटककार पर निर्भर करता है कि वो उसका शिल्प वो कैसा है। तो ईब्सन की तर्ज पर यथार्थवादी नाटकों का अपना एक मुहावरा है जो मुख्यतः गद्य पर आश्रित होता है। इनके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक की अपनी अलग अहमियत है। यह नाटककार को तय करना है कि वह इनमें से किस तरह के शिल्प का चुनाव करे, अलग अलग विकल्पों के मिश्रण से अपनी एक नई शैली तैयार करे, अथवा इन सब को छोड़कर बिल्कुल एक नया शिल्प लेकर प्रस्तुत हो। प्राय कहा जाता है कि कथ्य अपना शिल्प स्वयं निर्धारित कर लेता है, और यही स्थिति है। लेकिन जब जब नाटककार ने पहले शिल्प या संरचना को निश्चित कर लिया और फिर उसमें किसी कथ्य कहानी को फिट करना चाहा, तो ऐसी कोशिशें बहुत दूर तक कामयाब नहीं हुई। ये है शिल्प। तो शिल्प के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब नाटक जो आप देख सकते हैं, इसमें भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि नाटक एक ऐसी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है। यहाँ तक कि नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्य काल के संबद्ध हो, तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कोई भी घटना उठाएं, इतिहास की उठाएं, लेकिन उसका लाइव हमें स्टेज पर दिखता है, तो वर्तमान में ही वो घटित होती है। फिर है, नाटककार को पहले घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है, फिर उन्हें निश्चित क्रम में रखना होता है। पहले वो घटनाएं चुनेगा, कहानी चुनेगा, फिर उसे एक निश्चित क्रम में रखेगा कि उसको नाटक को किस तरह से स्टेज पर दिखाना है। फिर है, एक अच्छा नाटक वही है जो कथा को आपसी बहस मुबाहिसों से आगे बढ़ाए, कि कहानी को बिल्कुल एक सीधे तरीके से बढ़ा रहा है। जब तक उसमें कोई इस तरह का कोई तनाव, कोई दृश्य, कोई इसमें कैरेक्टरों की कोई इस तरह से ना दिखाई जाए, तो वो नाटक अपने सही तरीके से आगे नहीं बढ़ता और दर्शक भी उसको देखकर बोर हो जाते हैं। नाटक और रंगमंच जैसी विधा का सृजन मूलतः अस्वीकार के भीतर से ही होता है। यानी कि इसका जो सृजन होता है, इसकी जो रचना होती है, वो अस्वीकार के भीतर से ही। अस्वीकार यानी कि जो मैंने आपको बताया था, जो कैरेक्टर होते हैं उनमें किस प्रकार से बातें होती हैं, तो नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आपको ये सब प्रश्न समझ आ गए होंगे। साथ साथ मैंने आपको प्रश्न, तो इसमें हमने सब चीज़ें पढ़ ली हैं। नाटक की परिभाषा, नाटक में पात्र कैसे होने चाहिए, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, और नाटक दूसरी साहित्य की विधाएं हैं जैसे कहानी, उपन्यास, उनसे कैसे अलग है, और नाटक के जो तत्व हमने पढ़े हैं, उसकी चरित्र चित्रण, उसके संवाद, उद्देश्य, भाषा शैली, और नाटक का जो कथानक है वो किस प्रकार से उसको बांटा गया है। तो जैसे आरंभ है, उसकी शुरुआत है, फिर मध्य है, फिर समापन है। इसी प्रकार हमने पढ़ा नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा। ये सब आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। अब इसमें आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं संवाद के। सबसे पहला प्रश्न है, नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्यत काल से संबद्ध हो, तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है। इस धारणा के पीछे क्या कारण हो सकते हैं?
तो हम बता ही चुके हैं कि कोई भी घटना है वो इतिहास में चाहे घटित हो, लेकिन जो उसे वर्तमान काल में उसे स्टेज पर दिखाना पड़ता है, हमारी आंखों के सामने वो घटित हो रही होती है। तो इसीलिए वो चाहे वो भूतकाल और भविष्य काल से संबंध हो, उसे वर्तमान काल में घटित होना ही पड़ता है। इसी प्रकार जैसे हम गांधी जी के असहयोग आंदोलन को इस तरह से अगर स्टेज पर दिखाना चाहे तो हमें वर्तमान में उसे दिखाना पड़ेगा स्टेज पर। फिर है संवाद चाहे कितने भी तत्सम और क्लिष्ट भाषा में क्यों न लिखे गए हों, स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तो उनके दर्शक और तक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं। क्या आप इससे सहमत हैं? पक्ष और विपक्ष में उत्तर दें। तो इसमें दर्शक इसका प्रमुख कारण ये है कि मान लो कि दर्शक नाटक देख रहा है, अब वो अपने मन से है उस युग में पहुंच जाता है जिससे संबंधित नाटक है। मान लो इतिहास से संबंधित हम नाटक देख रहे हैं, भारत की आज़ादी से संबंधित नाटक देख रहे हैं, तो उस दौर में वो दर्शक पहुंच जाता है। तो उस नाटक में तत्सम प्रधान शब्दावली है, अभिनेताओं का अभिनय हो रहा है, उसमें संवाद बोले जा रहे हैं, तो वो उसको अच्छी प्रकार से समझता है, यानी कि उसके सामने वो लगता है उसको लाइव हो रहा है सब कुछ। इसी प्रकार मान लो हमारे पौराणिक ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, उसमें कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जैसे, तो वो बच्चों को मुंह ज़बानी याद हो जाते हैं। इसी प्रकार और भी नाटक होते हैं। तो ये जो होते हैं, तो इससे पूरी तरह हम सहमत हो सकते हैं ये जो प्रश्न किया गया है। फिर है समाचार पत्र के किसी कहानी नुमा समाचार से नाटक की रचना करें। यानी कि आपने किसी समाचार पत्र के अंदर कोई भी कहानी या कुछ दिया गया है, उसको उसके कैरेक्टर को निकालकर आपको कैरेक्टर के अनुसार जिस प्रकार से एकांकी होती है उस प्रकार कैरेक्टर के डायलॉग्स लिखते हुए आपको एक कहानी की जो नाटक है उसकी रचना करनी है। तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। शुरू में आप उसमें लिख सकते हैं कहानी, फिर नाट्य रूपांतरण कैसे करना है आपको, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं, मान लो ये तो समाचार पत्र का बताया जा रहा है, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लो आपने कहानी की दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की, तो उसमें जो जो कैरेक्टर है उसको निकालकर, जैसे हीरा, मोती, गया, ये सब जो भी हैं कैरेक्टर, उनको आप कैरेक्टर वाइज डिवाइड करके उनके जो डायलॉग्स हैं वो बनाकर आप उसको एक नाटक के रूप में उसको लिख सकते हैं। फिर है संवाद। अध्यापक और शिक्षक के बीच गृह कार्य को लेकर 5 संवाद लिखिए। तो आप अपनी तरफ से पहले अध्यापक का, फिर शिष्य का, फिर शिष्य का, फिर अध्यापक का, इस तरह से आप डायलॉग्स की तुमने काम क्यों नहीं किया, ये तो आप डेली में, आप स्कूल में भी आप इस तरह से शिक्षक और अध्यापक का, शिक्षक और जो विद्यार्थी है या शिष्य और अध्यापक हम कह सकते हैं, इसमें शिक्षक लिखा हुआ है, यहाँ पर शिष्य होगा, यानी कि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच का जो गृह कार्य को लेकर 5 संवाद है वो लिखने हैं आपने। उसके बाद है घरेलू महिला और रिक्शा चालक को ध्यान में रखते हुए 5 संवाद। तो ये आप व्याकरण में संवाद लेखन में भी किए हुए हैं आपने, तो आप ये कर सकते हैं। घरेलू महिला और रिक्शा चालक के बीच किस प्रकार के संवाद चलते हैं, ये भी आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ में देखते हैं। तो ये 5 संवाद यानी टोटल 10 संवाद आप अपनी तरफ से बनाकर लिखेंगे। इससे आपका जो लेखन कौशल है वो अच्छे प्रकार से उसका विकास होगा। तो ये सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे, और जो मैंने बीच में आपको प्रश्न बताए हैं वो भी आपको आ गए होंगे। तो आप इसको अच्छे प्रकार से